वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सस्ती ब्लॉगिंग विद प्रेरणा बिश। तो गाइस, अगर आप भी नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, एक आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप चाहते हैं कि आप एक गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करें, तो हियर इज द वीडियो, डिटेलिंग वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप सेंट्रल और एक अच्छी पोस्ट पर अपने एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर सकते हैं क्लिनिकल बेसिस पे। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट नॉर्सेट, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप भी सपना देखते हैं एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में वर्क करने का एज अ क्लिनिकल नर्स और स्टाफ नर्स, नर्सिंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर, यू आर वेलकम टू माय चैनल वेयर जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट नॉर्सेट एग्जाम। तो व्हाट इज नॉर्सेट? तो जैसे कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताया कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट का एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि एक नर्सिंग फील्ड में सबसे बड़ा एग्जाम है। ताकि ये क्लिनिकल में काम करना चाहते हैं तो दिस एग्जाम इज रियली लाइफ चेंजिंग फॉर यू। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वाले में हम क्या क्या बात करने वाले कि व्हाट इज नॉर्सेट, व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप एलिजिबल कब होंगे, व्हाट इज एज क्राइटेरिया, कैसा एग्जाम होता है, कब इसका रिजल्ट आता है, एंड रिजल्ट आने के बाद इसकी सैलरी एंड ऑल। तो इसके बारे में आज हम सब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, यानी कि आप कब नॉर्सेट एग्जाम दे सकते हैं। तो फर्स्ट इज, अगर आपने अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, देन यू आर एलिजिबल टू क्रैक नॉर्सेट और ये आप एग्जाम दे सकते हैं। और अगर हम बीएससी नर्सिंग वाले नहीं हैं, अगर हम जीएनएम वाले, तो क्या होगा? तो जीएनएम वाले भी बीएससी नर्सिंग वालों के तरह एग्जाम को दे सकते हैं, बट देयर इज अ बिग बट कि यहाँ पर आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जीएनएम वालों को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप जीएनएम वाले हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ बीएससी नर्सिंग है और आप पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप फिर भी क्या ये वाला एग्जाम क्रैक दे सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं, इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। या फिर आपने पोस्ट बेसिक करी है तो भी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो। तो अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट में क्या है? अगर आप 18 इयर्स और 30 इयर्स के बीच के हो, यानी कि इन इयर्स में आपकी एज है 18 to 30 ईयर, तो आप अपना जो ये एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। यानी आप अगर 18 से कम हो या 30 से ज्यादा हो तो यू आर नॉट एलिजिबल कि आप इस एग्जाम को दे पाए, नॉर्सेट एग्जाम। लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन क्राइटेरिया होता है फॉर रिजर्व कैटेगरी, दैट इज जैसे ओबीसी वालों को 3 इयर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं कि अगर मतलब 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है, एंड एसटी और एससी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन। एंड अगर आप एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मिलेगा 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। तो अब बात करते हैं एग्जाम होता कब है। तो पहले जो नॉर्सेट का एग्जाम था तो वो ना पहले सिर्फ एक बार होता था, साल में एक बार, बट कुछ टाइम से अब ये साल में 2 बार होने लगा है। यानी कि एक जो इसका एग्जाम होता है वो होता है अप्रैल में, और दूसरा जो इसका एग्जाम होता है वो होता है सितंबर में। यानी आप अप्रैल वाला भी भर सकते हो, अगर वो क्वालिफाई नहीं होता तो आप सितंबर भी वाला भी भर सकते हो। यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कि आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर, अगर आपको एम्स में काम करना है तो आपको देखो 2 मौके दिए जाएंगे कि अगर आपका अप्रैल में नहीं होता तो आप सितंबर वाला भी दे सकते हो, या अगर आप अप्रैल वाले के लिए एलिजिबल नहीं हो तब भी आप सितंबर वाला दे सकते हो। तो इस साल में 2 बार कंडक्ट होता है, एक बार अप्रैल में और एक बार सितंबर में। जो नॉर्सेट का एग्जाम है उसे एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है और साल में 2 बार होता है, एक बार अप्रैल के मंथ में और एक बार सितंबर के मंथ में। तो अब तक पूरे नॉर्सेट 9 यानी 9 एग्जाम हो चुके हैं। नॉर्सेट ने 9 एग्जाम करवा चुके हैं, जिसमें से मैंने नॉर्सेट 9 दिया था एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था। तो नॉर्सेट 9 पूरे हो चुके हैं। तो अब जो आने वाला है दैट इज नॉर्सेट 10, नॉर्सेट 11, यानी 2026 में हमारे पास आएगा नॉर्सेट 10 एंड नॉर्सेट 11। जो कि नॉर्सेट 10 है वो होगा अप्रैल के मंथ में, एंड नॉर्सेट जो 11 है वो होगा सितंबर वाले मंथ में। तो जो मेरा एग्जाम हुआ था नॉर्सेट 9 वो हुआ था सितंबर वाले मंथ में। तो सबसे पहले ये एग्जाम होता क्या है? तो देखो, जो ये एग्जाम होता है वो
क्लियरली सीबीटी मोड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपको कोई भी ओएमआर सीट नहीं मिलेगी, आपको ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। एंड जो इसकी लैंग्वेज होती है दैट इज इंग्लिश। एंड ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसमें आपको यानी कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं और आपको उसमें से एक करेक्ट आंसर ढूंढना पड़ता है। तो जो नॉर्सेट का एग्जाम होता है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। स्टेज 1 इज प्रीलिम्स एंड स्टेज 2 इज मेंस। अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर कर देते हो तो आफ्टर दैट ही आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। तो प्रीलिम्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो प्रीलिम्स है, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जिसमें से हमारे जो 80 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं नर्सिंग पार्ट के एंड 20 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं नॉन नर्सिंग पार्ट के। तो आपके लिए इसको जो प्रीलिम्स होता है इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 80 क्वेश्चंस होते हैं नर्सिंग, 20 क्वेश्चन होते हैं नॉन नर्सिंग के। और आपको इसके लिए टाइम मिलता है 90 मिनट्स यानी 1.5 आवर। ठीक है, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पूरा 1 मिनट भी नहीं मिलता। इसीलिए प्रीलिम्स जो प्रीलिम्स का जो स्टेज फर्स्ट है, जो प्रीलिम्स एग्जाम है जो हमारा नॉर्सेट का स्टेज फर्स्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा आपको चाहिए स्पीड एंड कॉन्सेप्ट। यानी कि कॉन्सेप्ट एंड स्पीड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में आते हैं 100 क्वेश्चन, 80 नर्सिंग के, 20 नॉन नर्सिंग के लिए, जिसके लिए आपको टाइम मिलता है 90 मिनट्स। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं सेक्शन वाइज, यानी यहाँ पर हमारे पास 5 सेक्शन होते हैं जिसमें हमारे पर्टिकुलर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 5 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं और हर सेक्शन के लिए हमें टाइम मिलता है 18 मिनट्स। यानी अगर आप 18 मिनट्स में उन 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देते हो या नहीं कर देते हो तो भी आप नेक्स्ट वाले क्या है सेक्शन में मूव कर जाओगे। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन दिए नहीं दिए वो मैटर नहीं करता, आपके 18 मिनट्स जैसे ही खत्म होंगे आप नेक्स्ट जो सेक्शन में होगे मूव हो जाओगे और आपका पहले वाला सेक्शन नहीं खुलेगा। तो इसीलिए प्रीलिम्स में है स्पीड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम में बस एक चीज का बहुत अच्छा फायदा होता है एंड दैट इज इसमें नॉन नर्सिंग पार्ट नहीं आता। क्योंकि देखो प्रीलिम्स में नॉन नर्सिंग पार्ट आता है जिसमें हम थोड़े बहुत वीक होते हैं, आप सभी को पता है। नर्सिंग वाले थोड़ा मैथ्स वाले पोर्शन से थोड़ा वीक होते हैं, इस वजह से उन्हें थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन जो मेन्स का एग्जाम होता है इसमें 160 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके लिए काफी टाइम मिलता है, दैट इज 3 आवर, यानी 180 मिनट आपको मिनट्स मिलेंगे 160 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए। एंड ये भी एमसीक्यू बेस्ड होता है, इसमें नॉन नर्सिंग पार्ट बिल्कुल नहीं आता। यानी कि 160 क्वेश्चंस 160 मार्क्स के, जिसके लिए आपको टाइम मिलता है 3 आवर यानी 180 मिनट्स का। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग सेम होती है 1/3, यानी आप 3 क्वेश्चन अगर रॉन्ग करते हो तो आपका एक करेक्ट आंसर का भी मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो ये पूरा होता है। बस इसमें कितने सेक्शन होते हैं? मेंस में 4 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन, हर सेक्शन में पर्टिकुलरली 40 क्वेश्चंस होते हैं, एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन होते हैं। और तो ये था नॉर्सेट का एग्जाम पैटर्न कि ये प्रीलिम्स एंड मेंस में होता है और किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? सिनारियो बेस्ड आते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड आते हैं, क्लिनिकल बेस्ड आते हैं एंड मिक्स टाइप के भी होते हैं, डायरेक्ट सिंगल लाइनर्स भी होते हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इमेज बेस्ड भी होते हैं और कैलकुलेशन वाले भी होते हैं। तो अगर आप नॉर्सेट क्रैक करना चाहते हो तो देखो, आपको सबसे पहले तो नॉर्सेट के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आई होगी। एंड इसके बाद आप इसके लिए कैसे प्रिपेयर करोगे ये सब के बारे में बातें मैं आपको बताती रहूँगी, इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। एंड अगर देखो अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो तो वेरी 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 लाइफ चेंजिंग होता है। क्योंकि अगर आप एक छोटी सी उम्र में ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को पकड़ लेते हो तो आपकी लाइफ ऑब्वियसली आपके जो पेरेंट्स हैं बहुत प्राउड फील करेंगे एंड आपको ये रिस्पेक्ट के साथ साथ सिक्योरिटी भी, क्योंकि ये एक परमानेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल की जॉब है जहाँ पर आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी एंड ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट मिलेगा। तो देखो अगर आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, इसके बाद होता है सीट एलोकेशन का। तो इसमें क्या होता है, हम अपनी प्रायोरिटी बेस क्या करते हैं, हमारी जो रैंक आती है उस हिसाब से हमें जो एम्स चाहिए होता है उसके लिए क्या करते हैं,
प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमें ये एम्स चाहिए। जैसे एज अ काउंसलिंग, हम जब वो काउंसलिंग कर देते हैं तब हमें एम्स हमारी रैंक के बेस पे, हमारी नंबर्स के बेस पे हमें क्या एक एम्स, पर्टिकुलर एम्स अलॉट कर देता है, जिसके बाद हमें वहाँ पर उसके लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। एंड फिर उसके बाद जब उसका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद हम दोबारा से डीवी करवाने जाते हैं, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो उस पर्टिकुलर एम्स में जाकर होता है। जैसे ही आपका जो डीवी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं एंड आपको डेट बता देते हैं कि आपको किस दिन ज्वाइन होना है। तो देखो, अगर आप एक नर्सिंग एस्पिरेंट है, नॉर्सेट एस्पिरेंट है, या अभी बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो देखो अगर आपको क्लिनिकल में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एंड अब तो क्योंकि ये साल में 2 बार भी हो रहा है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और सपना देखो, बड़े सपने देखो और अचीव करो अपने गोल्स को। तो अब तक के लिए बाय बाय, और मेरे साथ जुड़े रहना एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए।